अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अब तो रूटीन की खबरें कुछ ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं और जिन बातों की तवक्को हुआ करती है, मसाइल वो पैदा भी हो रहे हैं। ठीक है, उस पर आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे दो एक मसाइल का। एक मसला है जो सिर्फ एक अखबार में आया है, उसको मैं सबसे पहले लेना हाईलाइट करना चाहते हैं। देखते हैं वो मसला कौन सा है और इसलिए हम शामिल करेंगे अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, वो कौन सा मसला है जो आप सबसे पहले शामिल करना चाह रहे हैं? जी, हमारी सेनेट कमेटी साइबर क्राइम पर गुफ्तगू कर रही थी। बिल्कुल ऐसा। और ज़ाहिर है कि ये कमेटी हमारी पार्लियामानी कमेटी की थी कि अचानक मालूम हुआ कि कुछ वहाँ अमेरिकन जो मनसबदार होंगे हमारी एम्बेसी के, या हो सकता है कि उनकी इंटेलिजेंस के हैं, वो लोग भी तशरीफ़ ले आए। अच्छा। और गोया वो उसमें शामिल हो गए। रज़ा रबानी बाद में बोले और चीखे कि ये कैसे हुआ है कि हमारी सेनेट की कमेटी में, पार्लियामानी कमेटी में कोई गैर मुल्की आके बैठ जाए और गुफ्तगू करे। उनको किसने बुलाया, कैसे बुलाया, क्यों आए, क्यों कर नहीं आए? एक तो उनके इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा होता है, उनके तरीक़ाकार का अंदाज़ा होता है कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। दूसरा ये अंदाज़ा होता है कि साइबर क्राइम बिल में उनका इंटरेस्ट क्या है। सबसे बड़ा सवाल ऐसे इंटरेस्ट को उन्होंने शो करना है तो वो कोई, जिसे आप ट्रैक 2 कहते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड किसी मीटिंग में वो शो करते तो दूसरी बात थी। एन आकर उनका मीटिंग में बैठ जाना और उसमें दिलचस्पी लेना, ये एक गैर मामूली बात है। मैं इसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक चैलेंज समझता हूँ। वेरी मच राइट। यानी कि ये कोई मजाक की बात है कि आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हो रहा है और वहाँ वो आकर बैठ गए हैं अमरीकी। वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है हमारी मदद ही कर रहे हों, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटियों के इजलास में इस तरह हुआ करे। देखिए, पार्लियामेंट को अपनी सॉवरेनिटी ज़ाहिर करनी है तो उन्हें और बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ख़ासतौर पर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी जब खुफिया पार्लियामेंट का इजलास होता है, जिसे इन कैमरा इजलास कहते हैं, जब एक आध मामले पर, शायद एबटाबाद के मसले पर जब हुआ तो वो हल्फ लेते हैं सब कि इसकी बात, अंदर की बात बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। और हो ये रहा था कि अंदर जो कुछ गुफ्तगू हो रही थी, ये जो मोबाइल फ़ोन नहीं होते जी, शायद जब इसके लिए किसके ज़रिए पल पल की खबर बाहर जा रही थी और मीडिया पर चल रही थी। जनरल पाशा ने क्या कहा, चौधरी निसार ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, फलां के दरमियान झड़प हुई, फलां के दरमियान क्या हुई, एक एक लम्हे की खबर वो बाहर आ रही थी और हम इस पर कुछ नहीं बोलते। ठीक भाई, अंडर ओथ जो आदमी होता है उसके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि कोई चीज जो सीक्रेट हो, खुफिया हो, उसको बाहर नहीं करेगा। अच्छा, ये लोग कौन थे, कुछ पता चल सके एम्बेसी से? क्या डेजिग्नेशन थी, क्यों आए? कुछ डिजिग्नेशन, कुछ अमेरिकन थे, बस अमेरिकन होने के लिए डिजिग्नेशन होना लाजमी डेजिग्नेशन। वाह, वो समझ लीजिए कि क्या थे क्या नहीं थे। अच्छा, दूसरा मसला जो है कराची के रेंजर्स का मसला है। बिल्कुल ऐसा। वो वैसे का वैसा चल रहा है। वैसे का वैसा चल रहा है से मुराद मेरी ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इसकी तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि रेंजर 1 साल तक काम करेगी और 3 माह के लिए उन्हें कराची में इख्तियारात होंगे। बिल्कुल ऐसा। ये मुराद अली शाह साहब के आने के बाद बहुत से लोगों को तवक्को थी कि वफाक के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन जो है वो शदीद होगी। बिल्कुल। क्योंकि कायम अली शाह तो मनंजा किस्म के आदमी थे। मुराद अली शाह कुछ मामला पर एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें काला बाग और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक। गालबन ये मौक़िफ़ उनका अपना तो नहीं होगा, वो दुबई से होके आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का गोया एक मुश्तरका ये है जिसमें उन्होंने सिर्फ उनको सिंध में इख्तियारात दिए, कराची में इख्तियारात दिए, इंटीरियर सिंध में उसको इख्तियारात गोया नहीं दिए गए। वफाक इस पर खुश नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। और चौधरी निसार ने कल कहा कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंजर रहेंगे और उनको इख्तियारात दिए जाएंगे। आइन की बहुत सी दफ़ात हैं जिसमें ये इख्तियारात उन्हें दिए जा सकते हैं और वफाक उनको दे सकता है। बात ज़्यादा बढ़ेगी तो बात बहुत दूर तक भी जा सकती है। लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ख़ास तौर पर लाड़काने में जो कार्रवाई हुई है, उससे कितनी परेशान या नाला है। 2-3 इकदाम हुए। एक डॉक्टर आसम की गिरफ्तारी, उसके बाद ये दूसरा इकदाम हुआ जिस पर उनको एतराज़ पैदा हुआ रेंजर के इख्तियारात के मामले में, वरना वो इख्तियारात नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। अब इस पूरी सूरत हाल का क्या नतीजा निकलता है? चौधरी निसार तो साफ कह रहे हैं कि उनको पूरे इख्तियारात दिए जाएंगे, वफाक को इसका इख्तियार है, हम देंगे।
हमारे पास और ऑप्शन भी हैं जो मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करूंगा और उसके सिलसिले से मैं उनसे दरखास्त सर वो करूंगा। कह रहे थे कि आर्टिकल 147 जो है वो सिर्फ कराची का नहीं है, वो पूरे सिंध का है, वो अगर पूरे वो जाना सिंध- चाहे तो वो जा सकते हैं। फिर 245 की भी मेरे ख्याल से नहीं वो इशारा कर वो रहे थे। पुलिस इख्तियारात वगैरह के बारे में सिंध गवर्नमेंट जो है ना बहुत सी परेशान भी है। जी बुलाया तो उन्होंने खुद है रेंजर्स को, कभी फौज को ही बुला रहे हैं, लेकिन बुलाने के बाद जब कार्रवाइयां शुरू हुई हैं तो बहस कर रहे हैं। कभी कहते हैं पंजाब में बुलाओ, कभी कहते हैं कि ये हमारी इनको क्या हक है, हमने तो उनको इख्तियारात दिए, हम कैप्टन हैं, हमसे पूछ के करें। मुजरिमों के खिलाफ वो कहते हैं मुजरिम ही आप हैं, आपसे क्या पूछ के करें। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की ऐसे पैदा हुई हो गई है, लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि कोई खुशगवार नहीं है। जी। कल तक तो ख्याल था कि जो निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि वो मसाइल तय हो जाएंगे, लेकिन मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं, वो आ जाएगा तो मालूम होगा, वरना मेरे पास बहुत ऑप्शन है। इस वक्त मुझे नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि वो ऑप्शन मैं जिक्र करूंगा तो उसका मतलब है कि मैं उन ऑर्डर को पहले ही गोया प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। अब चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि आइंदा इजलास काबीना का होगा जो आज शायद हो रहा है, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे और हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जी। और इसके दूसरे साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शनाख्ती कार्डों के सिलसिले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। देखिए, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड का मतलब है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं। अच्छा, यहाँ निज़ाम ये होता रहा है और हर चीज़ में निज़ाम होता है, दुनिया भर में होता है, दुनिया में कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। आप वैसे किसी मुल्क के शहरी बनना चाहते हैं तो आप जाकर वहाँ बाकायदा आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद बाकायदा आप हल्फ उठाते हैं उस मुल्क के लॉयल्टी का और शहरी बनते हैं। बिल्कुल। यहाँ आपने शनाख्ती कार्ड बना लिया, कोई पूछने वाला नहीं। बस आने वाले सन 70-71 के बाद वो ज़ाहिर है वो क्लेम कर सकते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान था, अगर हम बंगाली तो क्या हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये आना जाना बांग्लादेश के बाद आना जाना भी लगा रहा हमारे यहाँ, और जो असल पाकिस्तानी हमारे थे जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, जो कैंपों में हैं, बीरपुर कैंपों में, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान से आने वाले तो आबादी में घुल मिल जाते हैं, अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, जहाँ चचा मामू भतीजे बांजे कजन सब रहते हैं, और वो आके ऐसा से शनाख्ती कार्ड बनाते हैं। कोई भी गारंटी देने को तैयार हो जाता है कि साहब ये मेरा भतीजा है, भतीजा होता है उनका, और वो शहरियत इख्तियार कर दी जाती है। हालांकि 51 के बाद हिंदुस्तान से आने वाले हर शख्स को एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए, फिर वो पाकिस्तान के शहरी बन सकता है। 51 के बाद नहीं, 51 क्या 65 के बाद हमने 71 के किया। तो हिंदुस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले, ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल मौजू है। तीसरा अफगानिस्तान का मौजू आ गया। वो आते हैं, हमारी आबादी के साथ घुल मिल जाते हैं, पश्तो बोलते हैं, ये भी पश्तो बोलने वाले हैं, या कारोबार करते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा हो गए, और अब ये पता नहीं चलता कि ये अफगानी है कि पाकिस्तानी। दूसरी तीसरी जनरेशन है। बिल्कुल। 3 मुल्कों के खास तौर पर हमारे बरादराना ताल्लुकात के साथ, ईरान से भी एक ज़माने में लोग आए थे, वहाँ भी कोई परचेज का मामला था बहुत से, वो भी आके हमारी सोसाइटी में फंस गए थे। एक ज़माने में तो वो आए थे, बहाई मज़हब के लोग आए थे, फिर पिछले दिनों में जो खुमैनी इनकलाब के ख़िलाफ़ था वो आए थे। हमारे माशरे में कहीं ना कहीं से रच बच जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और इसका हिस्सा बन जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन बड़ा जो सोर्स है वो ये 3 मुल्कों से आने वाले थे। हिंदुस्तान से आने वाले भी, अफगानिस्तान से आने वाले एक क्लेम भी रखते हैं और उनका पता भी नहीं चलता कि हमारे माशरे। उन्होंने कहा जी अब इनमें शनाख्ती कार्ड, जैसे मसलन ये मुल्ला अख्तर मंसूर का शनाख्ती कार्ड था या उनका पासपोर्ट था कि ये मुशर्रफ की हुकूमत बनाया गया था, और क्वाजी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, और उसके बाद नेक्स्ट हुकूमत जो आई उसमें वो एक्सटेंड हुआ। इसमें किसी हुकूमत का कमाल नहीं है। वो उन्होंने दिया होगा, रूटीन में पास हो गया होगा, या किसी ने बदयांती दिखाई, कैसे दिखाई, क्या दिखाई, ये भी कोई मालूम करने की बात है। किसी ने तो उससे किया होगा ना तस्दीक उसकी, तो बना। अब वो कहते हैं जी इसके बारे में हमने बड़ी सख्त पाबंदियां इख्तियार कर ली हैं, सजा मिलेगी। अब इसके बाद जो लोगों के पास कार्ड, इतने कार्ड मनसूख किए, इतने हमने किए। पहले साल जब कानून बना तो 26 लोगों के मनसूख हुए, अगले साल 4.5 हुए, और अपनी हुकूमत के ज़माने में बहते हैं 12,000, 14,000, 15,000 हम इतने लोगों के जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है मनसूख कर रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस है जी। नादरा का डेटे का मतलब ये था कि हमारे जो शहरी हैं उन सब का रिकॉर्ड, 10 करोड़ के करीब, तो 10.5 करोड़ के करीब तो नादरा में रजिस्टर्ड लोग हैं। यानी कि उसके अलावा जो हमारी आबादी है वो है जो कम उम्र की हैं, 18 साल की उम्र को नहीं पहुंचे, शनाख्ती कार्ड उनका नहीं बना, लेकिन बी फार्म में तो नाम होगा। अब जिसका बी फार्म में नाम नहीं है, उनको अगर आपने कार्ड इशू करना है तो कैसे इशू करेंगे? किसी ने शो नहीं किया हुआ, अब तो 20-25 साल हो गए, अब किसी ने शो नहीं किया कि ये मेरा बेटा है और वो अब आ गया है उस रेंज में और उसको कार्ड मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसके फैमिली का पूरा वो चेक होना चाहिए ना, फैमिली ट्री पूरा तो है, फिर उसको देना चाहिए। बहरहाल
चौधरी निसार इसमें खासे एक्टिव भी हैं, बहुत सी बातें भी कर रहे हैं। कल उन्होंने ख़ास तौर पर रेंजर के इख्तियारात पर और शनाख्ती कार्ड के मामला पर और फिर वो जो बात करना चाहते हैं उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। कुछ एक ज़ाती बातों का जवाब दिया है कि कहा जाता है कि मैंने पीपल्स पार्टी पर इतराज़ किया। कहने मैंने कोई इतराज़ नहीं किया, मैंने तो कहा कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिलावल से इल्ज़ाम लगवा रहे हैं कि करप्शन के हवाले से भाई वो अपना फलां चीज़ जो कह सकता जाता उसको दोहराया था, मैंने कुछ और बात नहीं की थी। अच्छा, अब इसाक डार दूसरे एक मौजू पे बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने प्रॉपर्टी के मसलों पर जो था करना वो कर दिया और उसके असरात के तौर पर आज आ गया कई सौ सफ़े की वो लिस्ट छाया हुई है जिसमें है किस इलाके की प्रॉपर्टी की क्या कीमत होगी, कैसे कीमत होगी। उन्होंने माना कि एक महीने तक इस पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये रास्ते निकाल लेंगे, टैक्स लेने का रास्ते कुछ हैं जो आप ये जेन्युइन रास्ता था जो उन्होंने इख्तियार किया है कि प्रॉपर्टी की जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है वो 10 लाख पे आप रिकॉर्ड पे शो करते हैं, उसमें टैक्स कम देते हैं। और लेकिन ये भी होता है कि आपके पास जो पैसा होता है उस पर आप गेन टैक्स कम दिया होता है, लेकिन आपका पैसा जो है वो हलाल का नहीं होता, यानी कि सरकारी तौर पर, मेरा मतलब कहने का इलीगल मनी होती है, काला धन होता है। अगर मैं फ़र्ज़ किया अपना प्लाट 1 करोड़ में बेचता हूँ और उसका मुझे 90 लाख का नफ़ा होता है, तो ये 90 लाख मेरे एक लीगल पैसा है। अगर उस पर गेन टैक्स दे दूँ, 10% भी दे दूँ तो भी लीगल पैसा है, बड़ा टैक्स नहीं देना पड़ता मुझे। अच्छा, उसमें हमने हमारे बड़े बड़े दारों ने जिसमें DHA शामिल है, सब ने इस तरह की ज़्यादतियाँ की हुई थी। एक माफिया कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कार्टर चलता है ज़री ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट और ये रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है ये काला धन छपाने का एक ही तरीका था जिसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें भी जो अब जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इन पर रिएक्शन होता है। कराची वालों ने कहा रिएक्शन होगा, कुछ और खैबर पख्तूनख्वा से भी आवाज़ें आई, क्या रिएक्शन होगा देखना चाहिए। कहीं सिर्फ पंजाब को टैक्स देना है, बाकी शहरों के लोग भी टैक्स देंगे, इसको गौरतलब मसला है और देखना चाहिए कि इसको कैसे हल किया जाता है। और निकाल लेते हैं, गाड़ियों को वो रखा करते थे ओपन लेटर पर, फिर ओपन लेटर पाबंदी लग गई, तो पता नहीं क्या क्या सूरत। लेकिन सर एक खबर और भी आ रही है, वो कहने कि लाहौर और कराची की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसका ज़्यादा फर्क नहीं उन्होंने निकला, यानी कि जो है ना अगर 10 करोड़ है तो उसका तकरीबन 90 होगा। वो कहते हैं ना 50-50 का मार्जिन नहीं निकला, इससे फिलहाल निकलेगा, मार्जिन से ज़्यादा भी, लेकिन उस मार्जिन को आप भी नहीं ले सकते, जो मार्केट वैल्यू आप कैसे असेस करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जी ये उन्होंने कहा कि जी वो TRs नहीं बन रहे, 1 तारीख कहा था कि इजलास कर लें, 2 को कर लें, तो उन्होंने कहा एतजाज़ आसन में मैं फ़ारग नहीं हूँ। ये जा रहे थे वहाँ साकडार दुबई, तो ये 6 तारीख उन्होंने दी थी, 6 को वो यहाँ नहीं होंगे। दुबई में इन्होंने वो ऑफिशियल इजलास है उसको अटेंड करना है, 8 को उन्होंने किया है, तो उससे पहले ये शायद इन्होंने असेंबली में बिल लाना चाहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी ये सन 56 के कानून के तहत जिस तरफ जुडिशल कमीशन बनता है, आप कहते हैं वो इख्तियार ज़्यादा नहीं देता, हम नया कानून बना लेते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कानून मिलकर बना लें। अच्छा, इस कानून साजी के हवाले से अब उन्होंने कोई बिल पेश करने की एक प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने कहा अगर अपोजिशन नहीं मानती तो हम बिल पेश करेंगे और पास कर देंगे। अपोजिशन ने पहले कह दिया हम उस बिल को नहीं मानते। हाँ जी। अच्छा, वो अपने तौर पर सेनेट पर से एक पास कराएंगे, कराने की कोशिश करेंगे, फिर लेकर। अब मसला ये है कि सेनेट में पार्टी की, मुस्लिम लीग की पूरी टोटल मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो कोशिश करें तो वहां से बिल पास करा सकते हैं। पार्टी और पीपल्स पार्टी भी नहीं है, 26-25 वोट बराबर वोट है तकरीबन, वो यानी कि जोड़ तोड़ बड़ी हो सकती है वहाँ जो असल है, दोनों बराबर पे खड़े होते हैं। लेकिन ये कि ये मसला पीपल्स पार्टी साथ मिल जाए तो ठीक हो जाता है, MQM साथ मिल जाए, बस मतलब जोड़ तोड़ जो होगा आइंदा इलेक्शन के बाद शायद इस बात की सूरत निकल आए कि इनकी मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी वहाँ सेनेट में आ जाए, इस बात का इम्कान पैदा हो सकता है, लाजमी नहीं है। वहाँ सिंध से जितने लोग आएंगे पीपल्स पार्टी के ज़्यादा होंगे, साथ कुछ MQM के होंगे। पंजाब में अक्सरियत पीपल्स मुस्लिम लीग की आ सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में बटे हुए आते हैं, बलूचिस्तान में बटे आते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना अभी क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे निकलता है, वो देखने की बात है, सोचने की बात है। लेकिन अब ये है कि इस बात पर अब एक तरह का एक टसल पार्लियामेंट में शुरू होने वाली है। वो 6 और 7 तारीख को बाहर भी निकलना चाहते हैं, 8 तारीख को भी कहते हैं कोई निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि आप भी रैली निकाल दें, कश्मीर तक जाएं, तो आप भी उस जश्न में शामिल हो जाएंगे। आप अपनी निकालें, वो 6 को निकालते हैं, 7 को निकालते हैं, आप 8 या 9 को निकाल दें, तो एक खेल लगा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है। और कानून साजी की तरफ भी कोशिश हो रही है कि किस तरह से
इस बात को आगे बढ़ाया जाए। हमारे लिए आजकल तुर्की का मसला भी ऐसे ही जैसे हमारे अपने मुल्क का मसला, और वहाँ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके बारे में कहा गया है कि ये वो लोग थे जिनकी ड्यूटी ये थी कि एर्दोगान को गिरफ्तार करेंगे और बागी वो जो थे फौजी। तो हुआ ये कि जिस होटल में वो उतरे थे उससे वो निकल चुके थे। उसमें भी कई कहानियाँ आती हैं, कैसे निकले, क्यों कर निकले, या वो किस शहर में उतरे, किस शहर में नहीं उतरना था उन्हें। तो वो उन लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया कि जाहिर है कि 12 बागी कमांडरों का गिरफ्तार होना कोई मामूली बात नहीं होती। बिल्कुल ये हैं जी आज की अहम और बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज। मेरा ख्याल है आगे चलते। और नाज़रीन, इसके साथ हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल से पहला कॉलम तो मैं बहुत एक आसान सा मज़ेदार सा कॉलम लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और वो है अब्दुल कादिर हसन, हमारे सीनियर मोस्ट मॉडर्न कॉलम्स के बानी जिसे कहा जा सकता है, जदीद कॉलम के। कादिर हसन साहब जो है ना आजकल ज़्यादा मूव नहीं करते और बैठकर ही ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं और करते हैं। कुछ सेहत की वजह से, कोई घुटनों की प्रॉब्लम, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सेहत, लेकिन घुटने की प्रॉब्लम की वजह से वो तो मज़े की बातें, कोई पुराने बातें याद हैं, कुछ करते हैं। फिर उन्होंने आज जैतून का जिक्र किया कि देखो क्या खूबसूरती थी, अल्लाह ने कसम खाई, वतीनी व जैतूनी व तूर सीनी ना वहासल बालद अमीन। वो इस पर बल्कि जो जिनको पसंद नहीं आता वो सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ ने इस पल की कसम खाई क्यों है। तो आज ये उसके हवाले से बहुत सी बातें कहते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ तो औरतों के नाम भी जैतून होते हैं, जैतून बेगम होते हैं नाम हमारे यहाँ बड़ा। तो ये एक फल था, उन्होंने कहा कि ये अब साबित हुआ है कि हमारे चौकवाल के उसके इलाके में कुछ इलाका है जहाँ जैतून बहुत पैदा हो सकता है। इसका तेल जो है वो बेस्ट गिना जाता है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। और स्पेन में, इटली से आता है। अरब वाले तो खाते ही जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। जैतून इतना था कि उसकी कसम खाने से लोगों को समझ आई कि ये क्या चीज़ है, खाई जाती है। बहुत सी बीमारियों का इलाज बताया जाता है। तो जिनका लिखा है कि वो मैं जाता था गांव में तो वहाँ एक अब दरख्त लगाए जा सकते हैं। अब मेरी इतला के मुताबिक 10,000 के दरख्त लगा भी दिए गए हैं और तजर्बा हो रहा है। और ये फिर जब फल देना शुरू करता है 4-6 साल का, फिर फल देता रहता है कई साल तक। तो वो दरख्त लग रहे हैं, लेकिन वो ये है कि वो कहते हैं वहाँ एक दरख्त हुआ करता था जैतून का, है अभी किसी की नज़र नहीं पड़ी उस पर, और वो भी निशानी हुआ करती थी। वहाँ बैठकर हम सस्ता भी लिया करते थे और मेरे लिए एक पनाहगाह थी एक अजीब तरीके से। तो कहते कि अल्लाह का शुक्र है वो दरख्त नहीं कटा। ये दरख्तों के कटने पर मुझे ये कालम ज़रा बदर याद आया। एक साहब हुआ करते थे, अरशाद हसन काज़मी साहब, बड़े ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साले के मुदीर भी रहे वो, महवर के। उसके अलावा वो अच्छे शायर भी थे। उनसे एक ताल्लुक़ ये था कि जब कराची में मैं नया गया था तो कराची में जो कोई लाहौर से आदमी आता था, अदब का आदमी, दानिश, तो उससे मिलने के लिए या उसकी मेज़बानी के लिए मुझे भी हाज़िर होना पड़ता था। पुराने दोस्त थे और एक जोड़ी आया करती थी महमूद शाम की और अरशाद काज़मी की, और ये एक हमारा एक राब्ता था कि सर वैसे मिले ना मिलें लेकिन उस जगह हमारा मिलना हो जाया करता था। उसका शेर एक कमाल का है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन गेट जिन्होंने देखा है, अब तो खैर बंद हुआ करता है, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के सामने, वहाँ अब भी एक बरगद का पेड़ है, लेकिन एक बड़ा बरगद का पेड़ था जो कट गया। बसें वहीं से चलती थी, रक्शे वक्शे लेने होते थे, वहाँ खड़े होते थे। तो शेर कमाल का था, उस ज़माने में बड़ा पॉपुलर था। 62-63 पे रहता था इंतज़ार तेरा जिसकी छाँव में, रहता था इंतज़ार तेरा जिसकी छाँव में, अब तो वो मेन गेट का बरगद भी कट गया है जी। तो इस तरह की चीज़ें, मुझे इनको जैतून याद आया, मुझे वो बरगद याद आया। दूसरा आर्टिकल ज़रा अफसोस लाकर उसको सुनाने के लिए पहले मैंने फ़ज़ा ज़रा नरम की है, वो इफ्तिखार गिलानी का है जी। और कश्मीर के हवाले से है कि वो मैं इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में गया हूँ, तो वहाँ एक बच्चा जो है 8 साल का, आंखें ज़ाया हो गई हैं उसकी। माँ उसको सब्र की तलकीन करती है तो लोग रोते हैं। यानी कि एक बच्चा है जो ज़िंदगी भर के लिए अब नाबीना हो गया। वहाँ उनके वालिद भी उसको, उन्हें कहा कि शोपियाँ में करते हैं कि 14 साल एक लड़का है, उसके साथ वो देख नहीं पाएगा। आप एक और 25 साल का एक फरदौस नाम के बंदे की बात सुनाई उन्होंने, जो अपने ख़ानदान का वाहिद कफील था, ऑटो रिक्शा चलाता था, जो भी चलाता था, ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर लिखा है उसको। वो आंखें उसकी चली गई हैं। राहुल गांधी मिलने आया,
उसने कहा क्या हुआ, मेरी बेनाई चली गई है, मेरी नज़रें चली गई हैं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं रही, अगर इससे हिंदुस्तान के हुक्मरानों की आंखें खुल जाएं तो और क्या चाहिए। लेकिन राहुल के पास इसका जवाब नहीं था, वो सर झुका कर आगे चले गए। वो देखने आए थे, जैसे जाते हैं, हमारे यहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ भी जंग की आदत, दूसरी की आदत, हज की आदत इन कामों को जाती हैं, और उसको कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मारूफ तरीन सर्जन जो वहाँ है, उनका नाम भी लिखा है, नटराजन क्या नाम है उनका, वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर ऐसे केस नहीं देखे, और ये केस जो थे ये तो जंगों के ज़माने में कहीं हुआ करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि ये इसराइल गए थे एक वफद के साथ, सहाफ़ियों, इंडियन तो जाते हैं ना उनको, तो परंतु वहाँ गए थे, तो वहाँ जाके वहाँ उनके वज़ीर आज़म जो थे उस वक़्त, उन्होंने उनको बताया कि भाई हमने देखो, उन्होंने कहा कि जो आपके जर्नैल आए थे वो ये नहीं समझ पाते कि गैर मुसल्ला लोगों को और मुसल्ला लोगों को कैसे निपटना है, इनमें फ़र्क कैसे करना है। उन्हें कि आप अगर फ़र्क नहीं करोगे तो माशरा तबाह हो जाएगा। उन्हें कश्मीर में आप मुसल्ला और गैर, अब ये जो कमेंट करते हैं, मुसल्ला और गैर मुसल्ला अफराद फ़र्क नहीं कर रहे। उन्होंने कहा यही पैलेट गन जो है ना, उन्होंने 4 पॉइंट की वहाँ इस्तेमाल की। फिर उन्होंने कहा जी हमने विड्रॉ कर ली कि इसके नतायज तो बड़े ख़तरनाक है, और वो कंपनी जो हमें देती थी, उन्होंने कहा अब हम आपको ये गन नहीं देंगे, आप इसकी बजाय वो पता नहीं 9 पॉइंट की वो गन लेना चाहें तो ले लें। कहना ये उनके असला खानों में पड़ी हुई जंग आलूद हो रही थी, हिंदुस्तान ने वहाँ से खरीदी हैं, जिनको दुनिया में कोई गाहक नहीं था वहाँ से खरीद लाए। उन्होंने कहा कि वो एक फिर ये भी तजर्बा उन्होंने किया कि जो स्टील की गोलियाँ जिन पर रबड़ चढ़ा होता है, जहाँ बेहोश करने वाली जो गैस है, कहते फिर उनका ख्याल होगा कि इसके नताज भी हौलनाक होते हैं। उन्होंने कहा इसराइल बहुत बदनाम है दुनिया में, लेकिन हम तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये जो हालत हमने कर रखी है ये कोई मामूली तो नहीं है जी, खून के आंसू रोने वाली सूरत हाल जो है वहाँ पैदा हुई है। एक्सरे सामने आ रहे हैं, उसके अंदर अंदर वो गोलियां पड़ी हुई हैं, वो जो भी उनके शर्रे होते हैं। जी जी, उन्होंने कहा कि अब ये जो सारा नक्शा है कि आप दोनों में फ़र्क नहीं कर रहे, यानी कि मुसल्ला और गैर मुसल्ला लोगों में फ़र्क नहीं कर रहे, इसकी आपको बहुत सख्त कीमत देना पड़ेगी। सारा माशरा परेशान हो रहा है। और उन्होंने कहा कि एक भारतीय जर्नैल ने कहा कि हम हर दरवाजे पे जाते हैं क्योंकि उसके पीछे दहशत गर्द है। तो कहता इसराइल बंदे ने कहा कि हम कहते हैं कि हम तो ऐसे ही बदनाम हैं, ये आप क्या कर रहे हैं और आप फ़र्क नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने एक इलाके का नाम बताया है, AG नूरानी ने लिखा है, जनूबी कश्मीर में लंगेट पे गए थे, रेशीदार को इलाका था, खूबसूरत आबादी बस्ती, 30 किलोमीटर की पट्टी पूरी, हर घर की छत पर फौजी बैठा हुआ है, दूसरे की मंजिल पर लोग रहते हैं, ऊपर फौजियों ने मोर्चे कायम किए हुए। उन्होंने कहा ये तो हालत बनाई हुई है आपने इस वादी की। और अरबी के उस्ताद कोई मुजफ्फर, उनका जिक्र किया है कि उनके आसाब पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते बह गए, कोई ऐसी बीमारी उनको इस्तेमाल लगी। उन्होंने कहा कि रहम दिली, जमहूरियत और मुफाहमत के बगैर अगर चलेंगे तो आपके लिए बड़े मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। बड़ा तफसील के साथ इन्होंने लिखा है और बड़ा उस पर दिल भी जलता है, कुड़ता भी है। लेकिन ये सूरत हाल है जो वहाँ पैदा। जावेद नकवी साहब ने फ्राम गोलवालकर टू ट्रंप, वो उनका ग्वालकर जो था इनका RSS का नंबर 2 बानी था, सन 40 से 73 तक रहा। और यकीनी तौर पर वो इनके बड़े मुसलमानों को कहता था कि इनको यहाँ तो जम कर लें, अपने यहाँ चले जाएं, इनका क्या काम है इस सरजमीन पर, ये क्यों यहाँ है। कहना ट्रंप का मुकाबला सिर्फ उस शख्स से किया जा सकता है और दोनों का बाप जो है वो एक है और उसका नाम हिटलर है। उन्होंने यहूदियों की बस्ती, दोनों के दुश्मन जो हैं वो मुसलमान हैं। वो ट्रंप कहता है कि यहाँ मुसलमान आएंगे, मुसलमान तो मैं आने नहीं दूंगा, जो आ गए हैं वो समझो चले गए, नहीं चले गए समझो दे हैव गॉन, वो उनको जगह नहीं है। कहना ये भी कहते हैं कि यहाँ से जम हो जाओ, जहाँ चले जाओ, मुल्क छोड़ दो, इस तरह की बात। हिटलर ने यहूदियों के साथ ये सलूक किया था। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, जिसके बारे में हमें देखना चाहिए। उन्होंने कहा ये जो हिंदुस्तान में क्या जम हो जाए, ये क्रिश्चियन के बारे में भी था, मुसलमानों के बारे में नहीं था, क्रिश्चियन के बारे में भी था कि जो आते हैं इस तहजीब में जम हो जाए। वरना फिर वो उन्होंने कुछ और लिखा कि वो जो मौलाना मौदूदी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दलितों जैसा सलूक किया जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। तो राज मुनीर रिपोर्ट में मैं ज़्यादा एतबार करता ही नहीं हूँ। और मुनीर रिपोर्ट तो ये नहीं कि कंट्रोवर्शियल है, उसने वो इंटरप्रिटेशन की हुई है, बाद में किताब भी लिखी है। जस्टिस मुनीर तो मेरा ख्याल में बदनामी का एक बहुत बड़ा धब्बा है, जो अगर किसी शख्स पर लग जाए कि जस्टिस मुनीर की तरह है तो गोया सारी ज़िंदगी के लिए तबाह हो जाता है। तो वो उन्होंने उसका कोई हवाला दिया है और फिर कहा कि ये ऐसे लोग भी हैं जो इस नेशनलिस्ट हिंदुता के रवैये को नहीं
बरखा दत्त का जिक्र किया है। आमिर खान ने जो बयान दिया उसके हवाले से कहा कि उसका रवैया क्या था, और दूसरा एक एंकर कहता है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हिंदुस्तान में ये फजा भी पाई जाती है और सब ये हिटलर की है। तो इफ्तिखार गिलानी और दोनों इंडियंस के आर्टिकल, इंडियन ही कहूँगा ना जी, कश्मीरी है वो लेकिन इंडियन ही है ना जी, और वो ज़रा इस्लाम की बात करता है, ये तो सेकुलरिज्म की बात करता है। दोनों के आर्टिकल एक दिन में होते हैं और दोनों में कोई सब्सटेंस हो तो मैं ज़रूर इकट्ठे ही पढ़ा करता हूँ आमतौर पे। अब एजाज अमीर का पढ़ता हूँ, वो भी आते हैं, वो गजाला खां का केस नहीं, वो 3 आर्टिकल 4 उस पर हैं जी। एक आर्टिकल आज है कि हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या है। ये हमारा नौजवान बड़ा दानश्वर है खुर्शीद नदीम, ये बारीक बारीक नुक्ते निकाल के लाता है, बड़ा प्यारा आदमी है, और कहता है कि पॉलिसी है क्या और कौन बनाता है, ये तय करो। उन्हें क्या कि इस वक्त जी है कि वो राजनाथ आ रहे हैं पाकिस्तान में उनके, और हाफिज सईद उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हम उठ खड़े हों और बयान दें। उन्हें कि ये क्या है, पहले मजहबी जमात, अच्छा इनका ख्याल होता है सब कुछ मजहबी जमातें करती हैं। मजहबी जमातों ने जब वाजपेयी आया था, जब जमात इस्लामी ने किया था, तो हम क्या करते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये मजहबी जमातें या सड़क पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि जहाद होना चाहिए, तो भाई आपने जहाद भी करके तो क्या आप करना चाहिए, मुज़ाकरात के हामी नहीं है। और जहाद करना भी है वो तो हुकूमत का काम है। यहाँ मौलाना मौदूदी याद आ जाती है उनको, सन 48 का उनका जो फतवा तो नहीं, राय जो उन्होंने दी थी कि मेरे ख्याल में अगर जहाद कश्मीर पर करना है, हमने माहिदे किए हुए इंडिया से, तो हमें ऐलान जहाद करना चाहिए। अच्छा। और जेन्युइन जहाद फिर ही हो सकता है, इस तरह कोई जहाद का फैसला हुकूमत ही करती है वगैरह वगैरह। तो आज उन्होंने क्या कि सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर हमें देखना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो, ये कौन बनाता है, अगर वहाँ नहीं बनती तो कहाँ बनती है। इशारा है कि चाहे एजेंसियाँ बनाती हैं, फ़ौज बनाती हैं वगैरह वगैरह, और मेंबर और महराब और सड़कें एक तरफ हैं, हुकूमत दूसरी तरफ है, और फैसला होना चाहिए। इससे वहाम क्रिएट होता है। भाई देखो, मुल्कों में जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो डिबेट होती है। कभी कभी ये होता है कि हुकूमतें जिस पॉइंट ऑफ व्यू को मोइद होती हैं, भाई स्टेट ने भी तो आपके यहाँ जहाद तो किया ना, 48 का किया, जिसको आपने जायज़ नहीं समझा, स्टेट तो उस पर बैक पे थी, फौज भी आपकी आगे आई थी। 65 की जंग लड़ी है आपने जी, 71 की जंग लड़ी है, उस वक्त असल बैक पे तो क्या था। और आप बारी बारी करते भी रहे हैं यार, उसको भी आप जायज़ नहीं समझते हैं, कहते हैं खुफिया क्यों करते हो, ओपन करो, तो पता नहीं क्या करें। अच्छा मुज़ाकरात कर लो यार, मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा निकलता है, हालात का तकाज़ा तो है ना, बैकडोर डिप्लोमेसी। हम तो खुश होंगे कि मुज़ाकरात का रास्ता निकला है जी। अब तुर्की के बारे में 2-3 आर्टिकल हैं, लेकिन पहले वो जो हमारी गजाला खां, हुमायूं खां की तकरीर है वहाँ, इस पर एजाज अमीर, डेथ ऑफ कैप्टन खान, मिक्सिंग अप द इशू। वो कहते हैं कि कैप्टन ये इसने अपना, इनका बेटा इराक में शहीद हुआ था ना, और वहाँ उन्होंने अपने फ़ौज को कहा पीछे हट जाओगे, ख़तरा है, और ये आगे देखने के लिए गया तो ब्लास्ट से, तो उन्होंने कहा वो अमेरिका की जान दी थी और ये, और ट्रंप ने बड़ी उल्टी बातें कह दी उसकी माँ। अब वो खामोश रही, तो एक गजाला खां का अपना आर्टिकल कि मेरी खामोशी बहुत कुछ कन्वे कर रही। हुमायूं खां ने उस में तकरीर की है, और उस तकरीर का बड़ा चर्चा हुआ जिसमें बहुत दाद मिली कि मेरे बेटे की कुर्बानी जो थी वो अमेरिका की खातिर थी। तुम लोग हमें बदनाम कर रहे हो, मुसलमानों को कर रहे हो, हम अपने वतन पे जान देना जानते हैं। और सही, ये तो कुर्बानी का गजाला का आर्टिकल है कि कुर्बानी का मतलब से वाकफ़ नहीं है जी। और इस तरह एक लूसी शवातन का आर्टिकल है कि खिज़र खान जो है उसने, यानी उसने तो बड़ी खुल के बात की है। ये ट्रंप किस बेहिसी में मुब्तला है कि किसी बात को न समझता है, न बात को उस मानों में लेता है जिस बात में उसे लेना चाहिए। इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है जी। अच्छा, अब एक आधा आर्टिकल दूसरा वो है जो मैं अलग से रखा हुआ कि टर्की फ्रैक्चर स्टेट, ये कैरवनली हलीली का आर्टिकल है, हलीली एम कैविली उनके नाम, तुर्किश नाम हो गए। उन्होंने कहा जी कि असल में फ़ौज का मजबूत, फ़ौज तो कमालिस्टों का मजबूत गढ़ है। जो अतातुर्क ने फ़ौज बनाई थी, और अतातुर्क की ही बनाई फ़ौज उन्हीं आइडियलिज्म पर, उसी सेकुलर आइडियल्स पर और लिबरल आइडियल्स पर कायम थी। और डर तो इनसे होना चाहिए था, इस्लामिस्ट जो हैं फतहुल्लाह गोलन के साथ मिलकर आए थे, लेकिन ये तो गोलन के लोगों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा गोलन जो है वो बड़ा पीसफुली वहाँ काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ अदारों में नफूज किया हुआ है। हो सकता है गोलन ने इनको ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन फ़ौज के अक्सर अदारों में उससे इंस्पायर्ड लोग जो है मौजूद हैं। फ़ौज में भी हैं, फ़ौज से बाहर ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जुडिशरी में भी हैं, और सारी कार्रवाई जो हो रही है। अभी हम, कल मैं सुन रहा था किसी को वहाँ बात कर रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये जो गोलन को, तहरीक को वहाँ टेररिस्ट करार दे दिया गया था ना। उन्होंने कहा कि हमें हैरानी होती है कि बड़ा वो मॉडरेट किस्म के आदमियों को टेररिस्ट, वो कहते हैं कि इन्होंने अदारों में नफूज किया हुआ है, सीक्रेटिवली भी ये काम करते हैं। उस काम के नतीजे के तौर पर वो हुकूमत पे कब्जा करना चाहते थे, वो खुश नहीं थे
हालांकि इसके साथ मिलकर आए थे, तैयब अर्दवान का ताकत वही थी। बाद में उन्हें शिकायत हुआ, जब इनके 2-4 वज़रा के ख़िलाफ़ शिकायत आई, फिर इनके बेटों के हवाले से शिकायत आई, इनकी गुफ्तगू का टेप सामने आई, तो वो कहते हैं करप्शन और दीन साथ साथ नहीं चल सकता। तो वही कुछ था। और इससे लेकिन कहते हैं ख़तरनाक रुझान पैदा हुआ है कि अब वो ततहीद ज़्यादा ज़ोर के साथ जारी है। पहले भी इसने कुछ लोग जो उनके हामी थे और लगता था कि कुछ हो सकते निकाले थे, अब भी कुछ लोगों को निकालने का इनका प्रोग्राम था। उन्होंने जल्दी से बगावत कर दी और उसके नतीजे के तौर पर वहाँ सूरत हाल जो थी वो ख़राब हुई। और उस ख़राब सूरत हाल में अब एक और है जी, ये अच्छा है जो JOCHEN, जोशन पढ़ूँ जोखन पढ़ूँ, जर्मन नाम हो सकता है बिटनर, द न्यू कोल्ड वार आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा कि पहले तो सारा रूस कहता था कि सरमायादारी ने दुनिया को तबाह कर दिया, अब वो साफ कहता है जमहूरियत ने तबाह कर दिया और जमहूरियत ने ऐसी तैसी कर दी। अब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जहाँ केओस पैदा होकर जमहूरियत कर रही है वहाँ एक ऑर्डर पैदा किया जाए, ऑर्डरिज्म कह लीजिए उसे। और इसके नाम पर पोलैंड में, जर्मनी में, दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत से यूरोपीय यूनियन टूटी, कुछ इस तरह का फलसफा था, इससे बचना चाहिए। ये सारा के उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड ने बेरोजगारी पैदा कर दी है और खुली सरहदों के कहने के बाद लोग इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं बहुत से। तो ये जो रूस की नई आइडियोलॉजी है, ये नई कोल्ड वार है। से मुनाफकत भी तो है ना, खुद तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं वो खुद। हाँ, उन्होंने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ जंग है और जो अब वो लड़ रहे हैं और जिसको बहुत मुकद्दस भी बना लिया उन्होंने। और यही कमज़ोरी जो है, उन्होंने कहा बहुत कमज़ोरियाँ गिनाई हैं यूरोप की ये जमहूरियत की वजह से जो जवाल का सबब बन रही है। इसमें ऑर्डरिज्म है, एक नज़म पैदा करो, वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट असल में रूस का दिया हुआ है इस डेमोक्रेसी के खिलाफ। साथ वो गिनाता है कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ग्लोबलिज्म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये है कि जमहूरियत के साथ हमारा भी डायलॉग चलता रहता है। उन्होंने कहा कि रूजवेल्टों की ज़रूरत है, एक नई जनरेशन ऑफ रूजवेल्ट दरकार है जो बेहतर कर सकती है और मजबूत फलाही रियासत। उस वक़्त कहा गया कि यूरोप ने भी मजबूत फलाही रियासत का एजेंडा पास किया था और इससे कम्युनिज्म को रोका था। यानी कि कम्युनिज्म आ रही थी तो उन्होंने कहा कि लोगों को हकूक़ नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी अगर हम कोई चीज़ बाई करें तो वो गलत नहीं होगा। अगर डिसऑर्डर पैदा हो रहा है तो उसमें से ऑर्डर निकालना हमारा काम है और रूस यही काम जो है ना वो कर रहा है और करना चाह रहा है जी। बहरहाल यही आर्टिकल है जी। इसी के साथ हम जल्दी से लेते हैं एक छोटी सी क्विक ब्रेक और जब वापस आएंगे तो आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और शुरू में हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड एनालिस्ट हैं आमिर खाकवानी साहब, वेलकम टू द शो। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं पीजे मीर साहब। हैंडी ओवर टू यू मीर साहब। लाइन पे आना उनका आपने सरप्राइज रखा हुआ था। अच्छा जी, आमिर साहब, आमिर खाकवानी से पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ और फिर पीजे से मालूम करता हूँ। कराची में अब ये हो गया है कि मुराद अली शाह के बारे में कॉन्सेप्ट था कि ये बिल्कुल यानी कि कोई जो कहेंगे वो करने वाला नहीं होगा, एक तासुर दिया जाता था। हालांकि करना तो उसने जो पार्टी ने फैसला करना है। इन्होंने जो रेंजर्स के इख्तियारात 1 साल के लिए तो बढ़ाए हैं लेकिन कराची में उसे 3 साल यानी जो उन्हें अभी एक्सटेंशन मिली है वो कराची तक महदूद कर दी है। जबकि रेंजर का कहना कि पूरी इंटीरियर में, चलो निसार ने कहा अगर नहीं है तो हमारे पास और ऑप्शन भी होंगे। ये क्या सूरत हाल पैदा हुई है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन तो यकीनी तौर पर होते हैं, किसी भी वफाक में होते हैं, लेकिन उसका डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता, ये बड़ा एक नाजुक मसला है। सिंध में पीएस पार्टी की स्ट्रेटजी यही रही है कि इंटीरियर सिंध को बचाया जाए, खासतौर पे लाड़काना वर्ग के जो मामलात उनके आए हैं, जिनके फ्रंट मैन असद करल को पकड़ा गया था और उसके मामलात हैं। उसके अलावा भी उनको ये लगता है और हमेशा से उनको ये खतरा रहा है कि ऑपरेशन जो है कहीं इंटीरियर तक ना चला जाए और जो बहुत सारे एलिगेशंस हैं करप्शन की बेपनाह इल्ज़ामात वहाँ पे हैं लोगों के। करप्शन के अलावा भी जिस तरह के कराची के भत्तों में MQM के लोग इन्वॉल्व रहे हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन रहा है, इंटीरियर में भी बहुत सी शिकायतें इससे मिलती जुलती कम बेच रही हैं। तो उनको ये खतरा तो हमेशा रहा है और रेंजर्स पे अब देखा हमेशा वो कोशिश करते हैं कि कोई गिव एंड टेक करके इनको रखें और हर दफ़ा 4-6 महीने बाद दोबारा इनको लेना पड़े और दोबारा रुकावट डाली जाए। तो ये वही उसी तरह की स्ट्रेटजी है। कराची में भी उनको शिकायत तो रहती हैं
देखिए सिंध हुकूमत का अनफॉर्चुनेटली कैमल अली शाह साहब के दौर में भी यही रवैया था और भी यही है, और मेरा ख्याल है चूंकि जरदारी साहब के अपने इशूज हैं, वो यही रहेगा कि करप्शन फ्रेंडली रवैया रहेगा। और रेंजर को एक्सेप्टेबल है ये सूरत हाल, ना वफाक को एक्सेप्टेबल है, तो इससे क्या देखिए वैसे तो मेरा ख्याल है किसी को वफाक की पावर भी है। देखिए मीर साहब वैसे तो किसी भी पाकिस्तानी को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए जिस तरह का करप्शन फ्रेंडली और रवैया सिंध हुकूमत ने रखा हुआ है। अपने बंदों को बचाने की कोशिश की जाती है, कवर करने की कोशिश की जाती है कि कहीं पुलिस के अलावा कोई और, तो पुलिस तो उनकी अपनी है, उन्होंने पूरा मैनिपुलेट किया हुआ, पूरा किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है हर बंदे का कंसर्न तो है सिंध में और ऐसी होश रुबा किस्म की तफसीलात और दास्तानें सामने आती है जिससे हर बंदा या पंजाब में बैठे लोगों को भी और बाकी जगहों को भी हर एक को लगता है कि भाई वहाँ पे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यही हमारी जमहूरियत का फलाह भी यही है, कमजोरी इनकी यही है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, पीएस पार्टी की वजह से भी हुआ है। और ये पंजाब में भी बात औकात जब देखा ना नैब यहाँ पर थोड़ी एक्टिव होती है तो प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है वो, और पब्लिक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो ये हमारी पॉलिटिकल जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है ये कमजोरियां तो उसमें है ही। वो आप देखा ना जमहूरियत के खिलाफ प्यूटन जो आजकल रूस का स्टैंड है कि पहले सरमायादारी के खिलाफ था, अब सीधा जमहूरियत के खिलाफ है कि ऑर्डरिज्म लाओ। लेकिन जिस तरह की जमहूरियत दुनिया में डिसऑर्डर है वो जमहूरियत की वैसे ही, जिस तरह की जमहूरियत हमारे यहाँ चल रही है वो भी वो कहते दुनिया में ये डिसऑर्डर टाइप ही है ना। हाँ। अच्छा जी, पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल, थैंक यू। आप इस मसले पर क्या कहते हैं? आमिर खाकवानी साहब को तो आपने सुन लिया, ये कराची में रेंजर के इख्तियारात 3 में जो भी हुआ है वो, लेकिन ये सिर्फ कराची में है, बाकी इंटीरियर में नहीं है। वफाक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, रेंजर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बकौर आमिर खाकवानी के लिए पाकिस्तानियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है जी, ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखें, आप यहाँ जमहूरियत के नारे लगाते हैं, पहले मुझे बताएं कि चीफ मिनिस्टर है कौन? आपने बाय नेम पहले कायम अली शाह को बनाया, अब मुराद अली शाह साहब को बनाया। और मुराद अली शाह साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी, बहुत नफीस इंसान। जी मैं ज़ाती तौर पर मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरह। हाँ बिल्कुल, और आपने देखा कि एज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर उनका रोल कैसा रहा, हर चीज। उसके बाद अखबार में स्टेटमेंट आती है कि आसिफ अली जरदारी डायरेक्ट द चीफ मिनिस्टर टू ऑथराइज या ग्रांट रेंजर्स द पास। ये बड़ी गंदी स्टेटमेंट है, ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। अगर तो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट, दैट शुड बी द स्टेटमेंट, नॉट आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी इज नॉट, पार्टी हेड नहीं दे सकता जमहूरियत में इस तरह की, पार्टी हेड नहीं देखता। आप कहाँ का मुझे बता दें किस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसीज है पार्टी हेड देते हैं या उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो देते हैं? ये पाकिस्तान में ही होता है कि एक पार्टी हेड डायरेक्ट कर रहा है और जो आपका एक्चुअल चीफ मिनिस्टर है वो लगता है ही इज अ डमी। इस तरह नहीं चलते हैं काम। नताइज क्या निकलेंगे जी? नताइज क्या निकलेंगे? आचार्य निसार ने कल कहा है कि मैं काबीना के पास कल जाऊंगा और हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन यकीनी तौर पे मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वैसे भी कई ऑप्शन है, तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? वो तो एक और टसल पैदा करेगा जी। देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका ग्रास रूट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो दहशतगर्द है, आपका जो क्रिमिनल है, वो कराची में नहीं बैठता, वो इंटीरियर में बैठता है। आपने उसको जड़ से मारना है, रादर कि आप उसको कराची में बैठ के मारो। आप देखते हो कि जहां आपने पकड़ना है इनको, जहां इनके ग्रोह बैठे हुए हैं, जहां इनके क्रिमिनल एलिमेंट है, कोई भी किसी का भी हो, नॉट वन पार्टी, एनी पार्टी, दैट पर्सन शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉटम। वो आप कर नहीं रहे हो। जब आपने परमिशन देनी है तो आप कंप्लीट परमिशन दो, डोंट डू इट ऑन एन एड हॉक बेसिस, व्हिच मींस कि एक तरफ आप सेंटर के साथ खेल रहे हो, दूसरे तरीके आप इसको भी अपीज कर रहे हो, आपका जो क्रिमिनल एलिमेंट है। तो ये जो आप कह रहे हो कि बीच में ये जो बैलेंस है, ये नहीं कभी बैलेंस आउट होगा ये आपका इशू। दिस हैज टू बी डन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ठीक बात है आमिर खाकवानी साहब, ये भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ कि वफाक अगर कुछ करना चाहेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, वफाक तो मैं समझता हूँ वफाक करना चाहिए, जो पीजे मीर साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि एक और मैं इसमें आमिर, क्योंकि हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, मुझे आवाज नहीं आ रही, इसको हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटी सी आप यहीं से बात शुरू करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रेंजर इख्तियारात के हवाले से आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे जी, मैं ये कह रहा था कि
एक तो ये है कि भाई बिल्कुल ठीक बात है कि भाई कराची से क्रिमिनल जो है वो वहाँ से फरार होकर इंटीरियर में चले जाते हैं, तो जरूरी है कि उसका फॉलो अप ऑपरेशन भी किया जाए। एक और दूसरा पहलू जो कि बहुत अहम हो गया है इस वक्त कि एमक्यूएम इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है कि ये ऑपरेशन सिर्फ महाजरों के खिलाफ हो रहा है और सिर्फ कराची के खिलाफ हो रहा है। तो ये भी तासुर दूर करने की जरूरत है कि सिर्फ कराची के खिलाफ नहीं है, सिंध में है और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है इसकी एक साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो अगर वफाक को इसमें मुदाखलत करे तो करनी तो चाहिए असूलन, लेकिन फिर एक और इशू बनेगा, फिर पीपल्स पार्टी मजलूम बनेगी, देखें जी सूबे का है और सिंध में मुदाखलत की जा रही है, हुकूमत नहीं चलाई जा रही। तो ये मीर साहब, जब मैं फिर वही बात दोबारा दोहराऊंगा, ये वो है हमारे यहाँ शिकल बंदी है जो हमारी डेमोक्रेसी की, जिसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब इस पर कोई तनकीद करता है, जो एलिगेशन करता है, तो फिर उससे जमहूरी दुश्मन क्या है कि चुप नहीं कराया जा सकता। मतलब हमारे पॉलिटिशियंस को भी कुछ समझना चाहिए ना, ठीक बात तो बिहेव करें वो। अच्छा, कल पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर पीजे से पूछता हूँ कि एक इशू ये पैदा हुआ है कि वो TORs जो हैं वो तय नहीं हो रहे। अभी 1 और 2 की तारीख थी, फिर उन्होंने 6 की दी, 6 को 7 टार यहाँ नहीं है, 8 को होगा, उतनी देर में मूवमेंट शुरू हो जाएगी, 6 को वो निकल आएंगे, 7 को वो निकलेंगे, वगैरह वगैरह। उस पर इन्होंने कहा कि सब हम यकतरफा तौर पर बिल लाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कानून पास करना, अगर 56 के कानून के तहत कमीशन जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता तो नया कानून बना लिया जाए, हम तैयार हैं। ये बिल ला रहे हैं, अपोजिशन उसको पहले शुरू से एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या उसका क्या नक्शा बनेगा? देखिए सर, मेरा तो इस बारे में बहुत ही शुरू से ही मेरी तो बिल्कुल वाजे राय थी, मतलब मैं तो बड़ा वाजे था उस बारे में कि ये TORs का और ये सारा जो ड्रामा, ये सारा हुकूमत की तरफ से जो रहा है, वो सारा टाइम डिलेइंग स्ट्रेटजी थी और उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। बड़े देख रहे हैं 2-2.5 महीने ले गए हैं इसमें, और उन्होंने पानामा लीस वाले इशू को इतना एक डाइल्यूट सा कर दिया है कि अब वो दोबारा से, अब इमरान खान अगर तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं या कादरी साहब को, तो खैर चलो और इशू है। तो मेरा ख्याल है अब इनको दोबारा लोगों को पनामा वाली बात शऊर पैदा करने की निकल रहा हूं, असल नहीं कर रहा। शऊर पैदा, वजह यही है ना, मेरे ख्याल वो जज करना चाह रहे हैं लोगों को, लेकर दोबारा से पनामा वाली बात दोबारा से दोहराना, लोगों को दोबारा उस कैफियत में ले जाना उतना आसान नहीं है। तो ये तो एक वाजे लग रहा था कि इसमें डिले करना मकसद है, इस मसले को हल करना मकसद नहीं है हुकूमत की तरफ से भी। और मेरा ख्याल है जो हमारी फ्रेंडली अपोजिशन है, खुर्शीद शाह की कानून साजी में तो कोई कानून साजी होनी चाहिए, कानून तो ज़ाहिर बनाना पड़ेगा। देखिए उसके अलावा तो चारागार है नहीं। 56 के एक्ट में अब जानते हैं शुरू से तमाम जो माहिरीन थे वो यही कहते रहे कि उसमें आपको तब्दीली करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो वो कमीशन उस तरह इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर बात ये है कि नीयत क्या है, नीयत अगर इस मसले को, ये जो धब्बा लगा हुआ, ये भी जमहूरियत पर ही एक धब्बा है, हुक्मरान जमात पे सिर्फ नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स पे धब्बा एक है। अगर इसको रिमूव करना, इसको दूर करना मकसद है तो इसको क्विकली हल करना चाहिए। अगर लटकाना मकसद है फिर तो कोई फायदा नहीं। जी पीजे मीर साहब, आप कैसे इस धब्बे को दूर करेंगे, या आप इसको हुस्न समझते हैं जमहूरियत का? ये जो हुस्न है, इस हुस्न को हमने बड़े गहरे तरीके से एनालाइज करना है। अगर आप टर्की को देखें, टर्की के पास यही प्रॉब्लम है जो आज हमारे पास है। एक जमाने में टर्की के पास बसरा और ये किरकुक, ये सारे इनके एरियाज होते थे, इनको इन्होंने सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, ये इनके हाथ से निकल गए, वो इराक में चले गए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि पार्टीशनिंग होती है, ये जो जहां तक ब्रिटिश एम्पायर होता है ये पाकिस्तान को पार्टीशन करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश एक पार्टीशन हो जाता है। और अब कई जो है लोग हैं, पर्टिकुलरली अगर आपको नॉर्मन स्टोन की किताब पढ़ें, टर्की शॉर्ट हिस्ट्री, उसमें वो कहता है कि इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस इफ पाकिस्तान इज इवन फर्दर पार्टीशन। अब ये क्यों कहते हैं बाहर के एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल हिस्टोरियंस? इसलिए क्योंकि हम उनको वो खाना दे रहे हैं। ये जो हम आज बातें कर रहे हैं, दे आर स्मॉल बबल्स व्हिच विल इवेंचुअली बर्स्ट अनटिल एंड अनलेस, जिसको हम कहते हैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ये अपने आप को तकड़ा ना रखें। हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है ये वक्त ब वक्त ये कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। और जी सिंध हमारा बड़ा अच्छा हिस्सा है, सिंध के साथ आप इस तरह रवैया रखो, बलोचिस्तान के साथ आपको पता ही है क्या होता रहा है। फिर भी ये देखा कि इधर खैबर पख्तूनख्वा में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां क्या होता रहा है। द क्वेश्चन इज, इट इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स जब आप गवर्न करोगे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे किसी असूल के ऊपर। और ये चौधरी निसार साहब की जो स्टेटमेंट है, आई थिंक इसमें बड़ा वजन है। और इन्होंने जो अभी 2-3 दिन में कल ही इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी के एक इसी महीने में एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट इजलास होगा। आई थिंक उसके अंदर ये डायनामिक्स जरूर डिस्कस किए जाएंगे कि इनफ इज इनफ। एक आपके
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी चले जाएंगे, इस महीने एक नॉमिनेशन भी हो जाएगी, जो भी आता है गुड लक टू हिम। बट देन अगेन ये जो परसेप्शन है कि ये रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा इस मीटिंग के अंदर, इनको भी उन्होंने बुलाया हुआ है, क्या इनका रोल होगा, सो एंड फोर्थ, तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। बिल्कुल ठीक है जी। आपने सब जो चीज देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल जनरल नासिर जंजुआ, ये कोर कमांडर थे उधर कोयटा में, जी सदर्न कमांड के इंचार्ज थे, इनको आज एनएसए लगाया। व्हाई? अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, व्हाई समबडी हु कैन डिलीवर, व्हाई के बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पे इन्होंने डिप्लोमेसी प्लस फोर्स के साथ काम किया। सो अब ये सारे डायनामिक्स जो है, आई थिंक ये जो आने वाली मीटिंग है इसमें डिस्कस होंगे, एंड आई होप आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हम ये होप करेंगे कि इसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी चीज। ठीक बात है। आप आमिर खान साहब क्या कहते हैं जी? वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्विक रिमार्क्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप क्या देंगे? देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये जो अनस्टेबिलिटी का तासर है और अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल, वो किसी सूरत में भी पैदा नहीं होनी चाहिए और हुकूमत को फैसले करने चाहिए, क्विक फैसले करने चाहिए और मसलों को लटकाने के बजाय उनको हल करना चाहिए। आर्मी चीफ वाला इशू हो या दूसरा इशू हो, कोई भी कहीं पे कन्फ्लिक्ट का भी तासर नहीं मिलना चाहिए और ये गैर यकीनी तासर नहीं मिलना चाहिए। जैसे गैर यकीनी तासर होता है, ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी पे, स्टॉक चेंज पे, हर जगह इफेक्ट पड़ता है उसका, और फिर ये भी तासर कमजोरी का भी मिलता है कि हुकूमत फैसले नहीं करे। बिल्कुल ठीक, उन्होंने मीर साहब ने कहा कि भाई फेडरल गवर्नमेंट को फैसले करने चाहिए और जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, और ये कि सिंध में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे जहां जहां पे जरूरत है, खासतौर पर सिंध में तो मेरा ख्याल है रेंजर्स को इंटीरियर सिंध में इनको इजाजत मिलनी चाहिए, जाना चाहिए, जुराइम पेशा अफराद का, क्रिमिनल्स का सफाया होना चाहिए। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब को हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और खासतौर पर कराची में जिस तरह काफ़ी हद तक, बहुत हद तक अमन हुआ है, सुकून हुआ है, उसका जरूरी है कि वो फॉलोअप जारी रहे। ठीक बात, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई, डिफरेंट स्टोरी के हवाले से बात हुई, और विफाक की जो पॉलिसी के बारे में बात हुई है उसमें कहा गया है अगर विफाक की पॉलिसी इनफ इज इनफ होगी तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो मिसाक जमहूरियत का पास रखेगी या स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेगी? आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुझे और मीर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।